2025 का बिगेस्ट आईपीओ कल से ओपन होने जा रहा है टाटा आईपीओ के नाम से। अब टाटा के नाम से ही ना लोगों में एक बहुत बड़ा फेथ आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लगभग 150 साल की लेगेसी है और इनका एक ट्रस्ट लोगों के अंदर भरा हुआ है। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे ही टाटा किसी प्रोडक्ट के सामने ना TATA टाटा लिख के आता है ना, लोगों का विश्वास, लोगों का फेथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वही रीज़न है कि चांसेस है कि ये जो आईपीओ ओपन होने जा रहा है कल से, इसमें बिडिंग ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम उन सारे सिनारियों को, एवरीथिंग को अपने इस वीडियो में निचोड़ के डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो आईपीओ है आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है पैसा बनाने के लिए, या फिर एक जस्ट एक हाइप है। तो एवरीथिंग हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक ब्राइटेस्ट टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्राइटेस्ट टेक को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एवरीथिंग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा नया चैनल है। हमने इससे पहले एक जो हमारा ओल्ड चैनल है ब्राइटेस्ट टेक के नाम से, उसके ऊपर में काफ़ी साल तक वर्क किया, बट उसमें कुछ ग्रोथ दिखा नहीं, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया। हमने इसे नया से शुरुआत किया हुआ है। तो एवरी वीडियो जो भी आपको वहाँ पे मिलती थी, टोटल आपको इस चैनल पे मिलेगी ब्राइटेस्ट टेक एन के नाम से, ठीक। तो यहाँ पे आप डेली बेसिस पे विजिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पहली चीज़ तो हम अपनी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें कि आपको बेसिक्स से एडवांस लेवल तक के लिए आपको यहाँ पे एवरीथिंग मिलेगा स्टॉक मार्केट का, ठीक है। हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, आपको मार्केट का A to Z चीज़, जो भी चीज़ें होती है एक प्रो ट्रेडर बनाने के लिए, एक प्रो इन्वेस्टर बनाने के लिए, एवरीथिंग हम यहाँ पे जीरो से लेके हीरो तक के चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्लोली बाय स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। अलॉन्ग विद दैट हम आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो कि पोटेंशियल स्टॉक्स हैं, जैसे कि अभी हम जिस आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही बीच बीच में हम आपको आईपीओ स्टॉक्स के बारे में अपडेट देते रहेंगे। बट हमारा जो मेन पर्पस है वो है एजुकेट करना। तो आपको एजुकेशनल वीडियो जल्द ही शुरू होने वाली है, सीरीज़ में मिलेगी आपको। तो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें। अब बिना देर किए हम आते हैं अपने आईपीओ पे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों, टाटा का जो ये आईपीओ है, इसमें आप नेम से जो कैपिटल लगा हुआ है, तो आप इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि बेसिकली ये कंपनी है एक्चुअली क्या। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ कि जो ये हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ब्राइटेस्ट टेक, ये हमारा वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे ना डेली बेसिस पे हमारे वेबसाइट को फॉलो करके आप कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ से कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप रीड करने वाले हो, आप अगर कंटेंट रीड करते हो, तो यहाँ से आपको ना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगी जो कि आपको स्टॉक्स रिलेटेड होगी, आईपीओ से रिलेटेड होगी और बेसिक्स फंडामेंटल से रिलेटेड होगी, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ना बढ़िया सपोर्ट कर सकती है। तो यही हम इस आईपीओ को आज मॉर्निंग में हमने इसको लिखा था, उसके ही बिहाफ पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग। तो आपको यहाँ पे टाटा कैपिटल के नाम से एवरीथिंग शो हो रहा होगा कि बेसिकली ये कंपनी करती क्या है। देखो बेसिकली यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। पहली चीज़ कि आखिर ये टाटा कंपनी करती क्या है। तो टाटा कैपिटल जो है, इनका जो मेन बिजनेस है वो है 3-4 तरीके के। पहला तो लैंडिंग, ठीक है, आप लैंडिंग नाम ले लो, मतलब लोगों को कर्ज देना, ठीक है। ज़्यादातर इनके जो कर्ज हैं वो रिटेल हैं। रिटेल जो इतने भी छोटे मोटे जो कर्जदार हैं वही हैं। बड़े जैसे कि SMEs वगैरह, कंपनीज वगैरह काफ़ी छोटी मात्रा में है, ठीक। दूसरा, कंपनी लोगों को एडवाइस करती है कहाँ इन्वेस्ट करना है। तीसरा, कंपनी लोगों के फंड को मैनेज करती है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, SIPs वगैरह। तीसरा, कंपनी एक ब्रोकरेज हाउस है, यानी कि जैसे कि आप जीरोधा में जीरोधा के थ्रू इन्वेस्ट करते हो स्टॉक में, या फिर ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, या फिर धन के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, सेम ऐसे ही टाटा कैपिटल का ऐप है जहाँ पे कि आप एक अपना अकाउंट ओपन करके आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP कर सकते हो, ये सब वगैरह आप कर सकते हो। तो यानी कि अगर आप टोटल अगर सिनारियो देखो तो कंपनी एक बंच ऑफ सर्विसेज का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको कर्ज भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, एवरीथिंग आपको मिलेगा वहाँ पे। और कंपनी स्लोली बाय स्लोली जो है रीच कर रही है बड़े लेवल में, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में, यानी कि स्मॉल सिटीज़ में, जो कि करीब में अभी ओनली 20% ही रीच हो पाया है। यानी कि लगभग 80% मार्केट बचा हुआ है रीच करने के लिए। यानी कि कंपनी के पास में बहुत बड़ा ट्रेजेक्टरी है अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक लेगड़ है, जो कि हम लेगड़ को अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे
वहाँ डिटेल्स में जाने से पहले हम थोड़ा सा आईपीओ के बेसिक्स को जानते हैं कि एक्चुअली में ये आईपीओ है क्या, ठीक है। उसके बाद में हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में। पहले तो मैंने इसमें बता दिया कि कंपनी करती क्या है। अब आते हैं हम आईपीओ पे। सिंपल जो है, ये आईपीओ कल से ओपन होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल का टोटल ये जो आईपीओ है वो 15,500 करोड़ का है। मैंने बताया आपको 2025 का सबसे बिगेस्ट आईपीओ है। और आपको पता होना चाहिए टाटा कैपिटल जो है ना, वो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी 3rd लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हो कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। 2007 से ये कंपनी वर्क में है, यानी कि बिजनेस अपनी दे रही है। मतलब लंबी चौड़ी कंपनी है, लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आईपीओ लेके आए हैं वो आईपीओ बेसिकली एक मिक्स्ड आईपीओ है, यानी कि यहाँ पे आपको फ्रेश इशू भी मिलेगा, प्लस में ऑफर फॉर सेल भी मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है। बट फ्रेश इशू जो है वो वर्ली 6,800 करोड़ का है, जबकि ऑफर फॉर सेल 8,666 करोड़ का है। यानी कि इस वाले पोर्शन में जो इसके अर्ली इन्वेस्टर्स है, यानी कि टाटा सन्स, जो इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग है, वो इसमें से सेल करके बाहर निकल रहे हैं, ठीक। दूसरी एक कंपनी है आईएफसी, ये भी इसमें से सेल करके बाहर निकल रही है। और जो ये फ्रेश इशू का जो कैपिटल है ये तो जाएगा कंपनी को, और इस पैसे का इस्तेमाल ये करने वाले हैं बेसिकली लेंडिंग में, यानी कि लोगों को कर्ज देने में, ठीक। तो ये तो आपने समझ लिया कि आईपीओ लाने का पर्पस क्या है। अब आते हैं कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे लॉट साइज, तो आपको दिखेगा 46 शेयर्स आपको एक लॉट में मिलेंगे, ठीक है। जनरली आपको 14,246 रुपये यानी कि लगने वाले हैं। अगर मैं प्राइस बैंड की बात करूँ तो नीचे में अगर आप दिखाऊँ थोड़ा सा आपको, तो प्राइस बैंड दिखेगा करीब करीब में, 1 मिनट, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे आप देखो 310 रुपये से लेके 326 रुपये पर शेयर का आपको प्राइस बैंड मिल जाता है। अगर आप इस प्राइस पे अगर आप करंट में कंपनी का अर्निंग देखोगे तो आपको एहसास होगा कि ये प्राइस क्या है, 310 से लेके 326 रुपये पर बैंड पे, ठीक है। तो ये आपको लगने वाले हैं। जनरली इतना मैंने आपको आइडिया दिया। और ये आईपीओ बेसिकली जो ओपन रहने वाला है 3-4 दिन ओपन रहेगा। तो आप अभी आपके पास में एम्पल ऑफ टाइम है जहाँ कि आप इसमें बिड कर सकते हो और अच्छे से सोच सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ आपको बिड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो के एंड में आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आपको बिड करना है या नहीं करना है। बेसिकली आपको 8 तारीख तक लास्ट डेट है जिसमें कि आप सोच लो समझ लो इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे थोड़ा सा फाइनेंस को, कंपनी के फाइनेंस को देखते हैं। अदर चीज़ें भी हैं, हम पहले फाइनेंस को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप आओ तो कंपनी का रेवेन्यू देखो। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ। रेवेन्यू कितना है 2023 में, कितना था 14,000 करोड़ नियरली अबाउट। उसके बाद ये 24 में हो गया 18,000 करोड़। उसके बाद 25 में मैसिव ग्रोथ 28,000 करोड़। यानी कि अगर आप यहाँ तक तो देखो कंपनी आपको काफ़ी शानदार दिखेगी। मैसिव ग्रोथ है, मैसिव रेवेन्यू ग्रोथ है, राइट। 56% सी जैसा कह सकते हो आप, ईयर एंड ईयर ग्रोथ यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। अब इसमें जो ये जो ग्रोथ है जनरली जो है वो कहाँ से हो रहा है। कंपनी बहुत तेज़ी में ना लोन बांटना चालू की है। अब देखो आज के डेट में इंडिया में क्या है ना कि आप अगर किसी भी पर्सन को ना बोलो कि इतना लोन है आप ले लो, बंदा आँख मूंद के ले लेगा, ठीक है। उसे ये नहीं पता है कि वो ये लोन पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो आँख मूंद के ले लेगा। और कंपनी बहुत तेज़ी से अपना लोन बुक जो है ना वो ग्रोथ कर रही है। तो इस हिसाब से तो डेफिनेटली है कि रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, क्योंकि जब लोन आप दोगे तो उसे रिटर्न भी तो लोगे ही। तो रिटर्न लोगे तो कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो जो लोग देते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे शो हो रहा है। दूसरा, कंपनी का जो सबसे अधिक जो ग्रोथ आ रहा है वो है हाउसिंग लोन से। आपको पता है लोगों के पास ना एक ट्रेंड आ गया है। ट्रेंड ये है जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में वहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइज्ड हाउस में रहना, कॉलोनीज़ में रहना, ठीक है। जो बड़े बड़े सिटीज़ बना के बेचते हैं ना रिटेलर्स वगैरह, उसमें रहना, ठीक है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटीज़ है, पूल है, पार्किंग है, एवरीथिंग है। तो लोग उसमें रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी वजह से क्या है कि लोग ऑर्गेनाइज्ड हाउस बाई कर रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से में ग्रोथ हो रहा है। और इंडिया में अगर आप जनरली देखो ना तो बहुत बड़ी ट्रेजेक्ट्री है
एक्सपेंशन के लिए, तो वहाँ पे इनका जो है ना काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है लोन बुक में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 35% का ग्रोथ है इनका हाउसिंग लोन में, इसी वजह से यहाँ पे आपको रेवेन्यू में ग्रोथ शो हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रॉफिट की बात करूँ, क्योंकि अगर कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है तो प्रॉफिट भी तो ग्रोथ देनी चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो 2800 करोड़, 3300 करोड़, 3600 करोड़। अब 2800 करोड़, 33 करोड़, 3600 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू जिस हिसाब से ग्रोथ हुआ ना उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट में आपको ग्रोथ नहीं शो हो रहा होगा, राइट। ओनली 10% CAGR से ग्रोथ में है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लैगर्ड है। रीज़न क्या है? कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी में। और वहीं पे अगर आप ROE की बात करो, रिटर्न ऑन इक्विटी की, जो कि अभी 12% के हिसाब से चल रहा है, वही अगर अब इनके जो कंपटीटर है बजाज, उनका देखोगे तो वो करीब में 22% के आसपास में, जो कि लिस्टेड कंपनी है। तो आप सोचो कि टाटा का ब्रांड लेके, TA टाटा का ब्रांड लेके कोई भी इन्वेस्टर क्यों चाहेगा कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जहाँ से कोई रिटर्न मिले ही नहीं। ऑब्वियसली बात है ना कि आपको क्या चाहिए, हमको आपको क्या चाहिए, जो मैं पैसा आपको दे रहा हूँ उस पर मुझे रिटर्न चाहिए, राइट। अगर उस पर मुझे रिटर्न ना मिलेगा तो इंडिया में 500 से ऊपर कंपनी है, स्मॉल कंपनी और बेस्ट कंपनी, जिसमें कि इन्वेस्ट करके मैं पैसा कमा सकता हूँ। वाई टाटा? बस लेगेसी के लिए और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है उसके लिए? कभी नहीं। थोड़ी सी और मैं नीचे चीज़ें दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे था लगा कि कंपनी क्या कर रही है। बताया आपको NPA इनका, कंपनी ने लोन तो काफ़ी तेज़ी में बांटा है, बट इनका NPA जो है ना एज़ कम्पेयर टू अदर लिस्टेड कंपनियाँ फिर अनलिस्टेड कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। और डेट भी बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास में, नियरली अबाउट अगर आप बात करो तो डेट टू इक्विटी लगभग 7 के आसपास में है, जो कि वे मोर देन ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ठीक है लेंडिंग कंपनी है तो कहीं ना कहीं से लेंड लेके दूसरे को लेंड लेगी, ठीक है, समझ सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि NPA बढ़ रहा है ना। अगर सपोज दैट मान लो कि मैंने कर्ज दिया, ठीक, आपने किसी को लोन दिया, अब वो बंदा लोन आपको रिटर्न दे ही नहीं रहा हो, ठीक, तो आपका क्या होगा? NPA बढ़ेगा, ठीक। अब ये NPA बढ़ेगा तो NPA का रूल है कि अगर 90 दिन तक ये NPA रहा तो आपको क्या करना है? इसको लोन को सेटल करना है, ठीक। अब अगर आप लोन सेटल करोगे तो क्या पता है जो आदमी सेटल करने जा रहा है ना वो आपको 20 से 30% ही दे पाएगा, तो 70% तो आपका कैपिटल गया ना, राइट। आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। आपने अपने लोन बुक को तो काफ़ी तेज़ी में ग्रोथ किया, राइट, बट इसको कौन मैनेज करेगा? मे बी स्लोली कंपनी मैनेज कर ले आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है, बट अभी करंट में तो मैनेज नहीं कर रही है ना। अब सोचो कंपनी 7 से मतलब ऑपरेशन में है, फिर भी इनका NPA कंट्रोल नहीं हो पाया अभी तक। अब 7 से आज कितना साल है? 2026 होने वाला है, 25, कितने साल हो गए? आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इतने साल में जब आप NPA कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या पता फ्यूचर में कर पाओ, है ना इशू यहाँ पे। तो आप इसको देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देनी है IPO में बिड करने से पहले। किसी भी आप IPO में या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने आ रहे हो, सारी चीज़ों को ना इवेल्युएट करनी है, ठीक है, कि आपको वहाँ से क्या मिल सकता है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, ये सब चीज़ें जाननी है। अब मैं थोड़ी सी नीचे आ रहा हूँ और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ किया है, ठीक है, एवरीथिंग बढ़िया है, बट सबसे जो की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है P, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक। अब P आप कितना दे रहे हो? P अभी अगर 2025 की जो अर्निंग है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का P फिलहाल में करीब में 60 के आसपास जा रहा है, ठीक। अब मुझे आप बताओ कि 60 जो है वो इस हिसाब से है जब 25 में कंपनी ने मैसिव रेवेन्यू ग्रोथ दिया है तब। अगर आप बात करते हैं 2024 की ना, उसके कंपेयर में, तो ये करीब में आपको 80 या 90 के आसपास चला जाएगा P। अब आप मेरे को बताओ, हमने तो इतना बताया हुआ है कि जो 20 के नीचे है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है और 20 से 30 के बीच में ही हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए। उससे ऊपर वो तो वे मोर देन मतलब डाइजेस्ट के ऊपर है, ठीक है। और ये आप मान के चलो कि 80-90 के आसपास में चल रहा है P, ठीक है, 2024 के अर्निंग के हिसाब से। तो आप बताओ, आप किसी भी एंगल से इसमें इन्वेस्ट करोगे इस प्राइस पे? ना आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत महंगी है एज़ कम्पेयर टू इसकी अर्निंग। क्यों हम महंगे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे कि ROE भी बहुत कम है, अदर मुकाबले में रिटर्न नहीं है ना इन्वेस्टर को। तो इस हिसाब से कहीं भी ये स्टॉक अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ आपको बिड करना चाहिए। बस एक चीज़ दिख रहा है, टाटा का लेगेसी। दूसरा क्या दिख रहा है कि डाइवर्स,
डाइवर्स पोर्टफोलियो, कंपनी के पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि क्या बताऊं, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी रिसेंट में ना अपनी एक सब्सिडी बनाई है, ठीक है। उसमें क्या करती है कंपनी कि जितने भी आप देखते हो ना ये रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया या फिर सोलर एनर्जी हो गया, तो इसमें क्या होता है ना कि ये काफ़ी मतलब कॉस्टली बिजनेस है, ठीक। अब इस कॉस्टली बिजनेस में फाइनेंस करना, ठीक है, प्रोजेक्ट लोगों को एडवाइस करना, कंपनी उसमें वर्क कर रही है और उसमें इनका लगभग 40% के हिसाब से CAGR ग्रोथ है, ठीक। अब ये इन्होंने एक बढ़िया बिजनेस मॉडल चुना है, ठीक है, क्योंकि सपोज अगर मान के चलो कि इनका रिटेल से पैसा नहीं आ रहा है, पैसा स्टक हो जा रहा है, NPA जा रहा है, तो ये ऐसी चीज़ों को फाइनेंस करेंगे जहाँ से पैसा स्टक ना हो, ठीक है। आप मान लो कि गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है कि लगभग 2070 तक हमें टोटल नेट 0 कार्बन होना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आपको लगभग नहीं भी तो करीब में 30-40 CAGR के हिसाब से ना रिन्यूएबल एनर्जी लगाने होंगे, ठीक। और हर एक कंपनी को मैंडेट है कि वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाई करे अपने कंपनी के लिए या फिर इंस्टॉल करे। तो अगर आप मान के चलो कि ये कंपनियां आप जाके देखो, जितने भी सोलर की कंपनियां हैं ना आज कितना बूम कर रही हैं, तो उनको फाइनेंस करना है, कौन करेगी? टाटा कंपनी करेगी। तो ये इनका ये जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी शानदार है, तो मे भी इससे कुछ बढ़िया अर्निंग फ्यूचर में आए। बाकी इनका जो ये आप मान के चलो जो बिजनेस है ना, क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज का, वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि बहुत टॉप कंपनियां आ चुकी है ऑलरेडी। ग्रो का देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है, ग्रो ने तो जीरोधा को भी पीछे छोड़ चुका है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कंपनियां, डिजिटल कंपनियां आ चुकी हैं जिनके सामने ये लोग टिक नहीं पा रहे, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या रहेगा ये कौन नहीं जानता है, अभी फ़िलहाल तो इस हिसाब से नहीं है। तो और सारे सिनारियों को ना आप कैलकुलेट करो तो कंपनी काफ़ी महंगी है, कंपनी के पास कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी के पास NPA काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कुछ ग्रोथ फेज़ हैं, कुछ ग्रोथ हैं, कंपनी का रेवेन्यू बढ़िया जा रहा है, टाटा का लेगेसी है, एवरीथिंग है। बट इन सारे चीज़ों के बावजूद भी जो प्राइस आपको पे करने पड़ रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मुझे अगर इन्वेस्ट करना होगा ऐसी स्टॉक में तो मैं क्या करूँगा? सिंपल चीज़, पहली चीज़ तो आप जानो कि GMP, जो इसका GMP है वो करंट में क्या चल रहा है। तो देखो GMP है ना, जो करीब 5 से 7% के आसपास में चल रहा है। अब अभी ये ओपन हुआ नहीं है, मे बी जब ये ओपन हो तो इसका GMP थोड़ा सा बढ़े, चांसेस है, क्योंकि टाटा का लीगेसी है और जो इसके प्री IPO से पहले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा डाला है इसके अंदर में, मतलब इंटरेस्ट अपना डाला हुआ है, ठीक है। तो उनका इंटरेस्ट है इसमें, तो मे बी उस हिसाब से क्या है कि जो रिटेल है ना उनका साइकोलॉजी चेंज हो और वो ज़्यादातर बिड करें, तो मे बी चांसेस है ना कि GMP थोड़ा सा बढ़े, 20-30 के आसपास में जाए। तो चांसेस है कि आपको लिस्टिंग गेन मान के चलो कि 10 से 20% या फिर 30% भी लिस्टिंग गेन मिले। बट आपको ट्रैक करते रहना है कि डे 3rd में कंपनी का क्या GMP रह रहा है, क्या सब्सक्रिप्शन रहा है, ये आपको ट्रैक करते रहना है, ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ GMP यानी कि लिस्टिंग गेन से मान के चलो कि आपको पैसे कमाने हैं ना, तो आप जा सकते हो, बट रिस्की है। आप हार्ड एक लॉट के लिए जाओ, ज़्यादा लॉट के लिए मत जाओ, क्योंकि रिस्की यूँ है कि मान के चलो कि ये ओपन भी हुआ और लोगों ने इसमें बिड नहीं किया, और तो चांसेस है कि डिस्काउंट पे लिस्ट हो तो पैसा स्टक होने का डर है, क्योंकि ऑलरेडी PE जो है काफ़ी हाई है। तो हिसाब से अगर आप लिस्ट लेने जा रहे हो तो आप एक लॉट के लिए लिस्ट लो, रिस्क लो, ठीक है। जाओ देखो क्या है, अगर मान लो कि प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना, लिस्टिंग के बाद सेल करके बाहर निकल जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जो करंट सिनारियो है ना उसमें ये स्टॉक होल्ड करने वाला है ही नहीं, ठीक है। हमको क्या देखना है कि पहले कंपनी को लिस्टेड होने दो, ठीक है। लिस्ट होने के बाद आप क्वार्टर बाई क्वार्टर आप देखो कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने अपना NPA जो है वो घटाया है या नहीं घटाया है, कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो सेम ऐसे ही चल रहा है, नहीं चल रहा है। जब सारी चीज़ें आपको लगने लगे, कंपनी का ऑर्डर बुक, लोन बुक, सारी चीज़ें देखने लगे कि हाँ बढ़ रहा है, तब जाके आप करो क्या, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है ना कि इंडिया में अभी भी जो लोन है ना बहुत कम मात्रा में लोगों के पास पहुंच पाया है और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 20 से लेके 30% के आसपास में ग्रोथ से ये बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और आपको बता दूं कि अभी इंडिया में बहुत कम लोग जो है लोन लेते हैं, आने वाले टाइम में लगभग 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जिनके पास में लोन होंगे, ठीक है, जो कि लोन के ढेर पे बैठे होंगे, ठीक है, क्योंकि लोन लेना आजकल बहुत आसान हो चुका है। तो अगर ऐसा होता है तो इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है और ये होगा भी,
जनरली है, यह होगा भी, क्योंकि जैसे ही किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो पैसे को एक्सपेंड करना आना चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रमोट कर रही है, बैंक्स ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोन लो, घर खरीदो लोन लो, बाइक खरीदो लोन लो, जो काम करना है करो। और लोग के लिए आसान हो गया लोन लेना, तो लोग लोन लेंगे ही, और लोग लोन लेंगे तो इन कंपनियों को तो ग्रोथ होगा ही होगा। तो चांसेस है कि आने वाले 5-10 साल में भी पैसा डबल हो जाए, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल में आपको इस प्राइस पे नहीं जाना है, प्राइस को गिरने दें, रीजनेबल प्राइस पे आए, जैसे कि 30 या 35 या 40 के आसपास में भी आए पी ना, तब आप जाए, उससे पहले नहीं। तो ये टोटल हमने इस आईपीओ को समराइज़ किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली इतना ही था डिस्कस करने के लिए, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए इसमें है नहीं। तो मैंने एवरी पिक्चर आपको यहाँ पे रख दिया है। अब क्या है कि डिसीजन आपको खुद लेना है कि आपको करना क्या है इस आईपीओ में, इन सारे सिनेरियो को समझने के बाद में, कि आपको बिड करना है कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा से बताया ब्राइटेस्टेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करता है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, हमारी कंपनी कोई सेबी रजिस्टर्ड है नहीं, तो इसलिए हम कोई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो देते नहीं हैं, और ना ही हम किसी टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, प्रॉफिटेबिलिटी और सूटेबिलिटी की गारंटी देती हैं। तो एवरीथिंग जो आपको यहाँ मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, आप नॉलेज लें, और नॉलेज के बिहाफ पे जो भी चीज़ आपने गेन किया उस सारी चीज़ों को ना आप डिस्कस करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में। अगर वो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग कर ले, उन्हें लगा कि हाँ आप बिड कर सकते हो, तो फिर आप जाओ, अन्यथा बस एक नॉलेज की यहाँ पे लो। सो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ एक थम्सअप तो बनता है, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे ऐसे वीडियो से नॉलेज गेन कर सके और सही जगह पे सही पैसा इन्वेस्ट कर सके, और फ्यूचर में अगर उन्हें स्टॉक मार्केट लर्न करना पड़े तो भी हमारे प्लेटफॉर्म से आके लर्न कर सकते, क्योंकि हम स्लोली सारी चीज़ों को अपलोड करेंगे, और एवरीथिंग जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिलता है ना, वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।